माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय छत्तीसगढ़, जोहार छत्तीसगढ़। मंत्रासीन इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय जनक जी, मंच पे आसीन दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक मुकेश अहलावत जी, जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, मंच पे आसीन हमारे क्रांतिकारी साथी जिनको आज पहली बार मुझे सुनने का मौका मिला, भाई अमित बघेल जी को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं उनकी शानदार स्पीच के लिए। हमारी बहन जिसने इस इतने बड़े आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिला पंचायत की सदस्य लोकेश्वरी देवी जी, राकेश भाई जो हमारे सह प्रभारी है, साथियों और दोस्तों, मैं सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस पर आप सबको सर झुका के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जब मैं यहाँ पे आया तो तमाम नारे लग रहे थे, जल जंगल जमीन को लेके नारे लग रहे थे, तीर कमान और आदिवासी की सारे आदिवासी एक समान के नारे लग रहे थे, जल जंगल के कौन हो वासी, आदिवासी आदिवासी नारा। लेकिन जब हम मूल निवासी की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में आदिवासी समाज की जो संख्या है वो 10.5 करोड़ की संख्या है, 10.5 करोड़ की, 10.5 करोड़ की संख्या है। और मैं सूची पढ़ रहा था, 1954 से लेकर आज तक आदिवासी समाज के लोग जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जंगलों में रह के वन्य जीव की भी रक्षा कर रहे हैं और अपनी भी रक्षा कर रहे हैं। मैं सूची पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद कितने भारत रत्न हुए, तो पता चला 1954 से लेकर अब तक 53 भारत रत्न हुए। फिर मैंने देखा कि क्या एक भी भारत रत्न 10 करोड़ की आबादी वाले आदिवासी समाज के किसी योद्धा को मिला, तो मुझे एक भी नाम नहीं मिला। ये भेदभाव आज तक हो रहा है। मैंने सोचा भगवान बिरसा मुंडा को ही आप भारत रत्न दे देते तो कम से कम पूरा आदिवासी समाज आपको आभार व्यक्त करता। दूसरी सूची में पढ़ रहा था, अमित भाई, जहां पे आरक्षण नहीं है, हाई कोर्ट में कोई आरक्षण नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कोई आरक्षण नहीं। जब मैं उसकी सूची पढ़ रहा था तो जब से देश का सुप्रीम कोर्ट बना है तब से लेके आज तक मात्र एक एसटी समाज के, आदिवासी समाज के व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। ये भेदभाव क्यों है, ये सवाल हमको तो सरकार से पूछना पड़ेगा। अभी बहुत सारी बातें अमित भाई कह रहे थे और कह रहे थे कि आप मेरी बात को पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। समझ इसलिए पा रहा हूं कि मैं अवध के क्षेत्र का रहने वाला हूं और आपकी भाषा हमारी भाषा से काफी हद तक मिलती है। कभी आप अवधी सुनिएगा तो इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चुनाव के समय के मुद्दे अलग होते, लेकिन बाबा साहब ने जो अधिकार दिया संविधान में, तो यह कहा कि 1 वोट की गिनती राष्ट्रपति की होगी,
एक ही वोट की गिनती प्रधानमंत्री की होगी, एक ही वोट की गिनती कैबिनेट मंत्री की होगी, एक ही वोट की गिनती मुख्यमंत्री की होगी, एक ही वोट की गिनती सांसद की होगी, एक ही वोट की गिनती विधायक की होगी, एक ही वोट की गिनती दलित समाज के अनुसूचित जाति के व्यक्ति की होगी, और एक ही व्यक्ति की गिनती होगी एसटी समाज के व्यक्ति की, अनुसूचित जनजाति की होगी। किसी का 2 वोट गिना जाता है क्या भाई? 2 वोट गिना जाता है क्या? वोट के मामले में हम सब लोग बराबर हैं। यानी प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी बने तो जितना वोट एक विधायक, सांसद और तथा कथित ऊंची जाति के लोगों का है, उतना ही वोट आदिवासी समाज के व्यक्तियों का है, उतनी ही ताकत उनके प्रधानमंत्री बनने के पीछे लगी है। लेकिन जब बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा, और बाबा साहब हमेशा इस बात को बोलते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज शिक्षित भारत बनाने की जरूरत है। क्या हो रहा है हमारे स्कूलों के साथ? बिल्कुल सही जिक्र किया कि वोट के समय में आपको स्कूल की बात नहीं करते, अस्पताल की बात नहीं करते, दारू मुर्गे की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 1 लाख सरकारी स्कूल पिछले 10 साल में बंद हुए हैं। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक टीचर है। 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली का इंतजाम नहीं है, और 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां हमारी बेटियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। अगर आदिवासी समाज का उत्थान चाहते हो तो सरकार से हमें कहना पड़ेगा, हर गांव में अच्छे स्कूल की व्यवस्था करो, हमारे बच्चों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, ये हमारा अधिकार है। यह अधिकार बाबा साहब ने दिया, संविधान ने दिया। अस्पताल की बात करें, इलाज की बात करें, हम देखते हैं तस्वीरें, मोमबत्ती के रोशनी में ऑपरेशन हो रहा है, हॉस्पिटल के बेड पे कुत्ता बैठा हुआ है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं तो लोग मर जा रहे हैं, प्रसव पीड़ा के कारण महिला को अस्पताल नहीं पहुंचाया जा रहा है। ये दृश्य, तस्वीरें हम लोग देखते हैं। इसकी सबसे ज्यादा मार किसको पड़ रही है? गांव में रहने वाले व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, आदिवासी समाज के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को। लेकिन जब आप अपना अधिकार मांगने के लिए जाएंगे तो आपको 2 चीजों से डराते हैं, जेल, मुकदमा, लाठी। और जिसने इसका डर छोड़ दिया, याद रखना, उसको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। विधायक जी भी आंदोलनों में जेल गए होंगे, हमारे अमित बघेल जी भी जेल जा चुके हैं, मुझे भी नरेंद्र मोदी जी ने 183 दिन जेल में रखा। 183 दिन जेल में रखा, और ईडी के हवालात में तीसरे दिन बुला के बोले संजय सिंह जी, आप बहुत अच्छे और बढ़िया नेता हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये कागज है, इस पर साइन कर दीजिए, आपकी जमानत हो जाएगी। मैंने कागज फाड़ के कहा, 1 साल जेल में रहने की तैयारी करके आया हूं। उसके आगे जितना जेल में डालना चाहते हो डाल देना, कोई चिंता की बात नहीं है। नारा लगा रहे थे हमारे साथी, जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा। एक नारा और लगाया कीजिए, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है। जगह है कितनी जेल में तेरे, जगह है कितनी जेल में तेरे। पूरे हिंदुस्तान में जेल की जो क्षमता है, जब जेल में था तो मैं पढ़ रहा था, कितनी है विधायक जी? 6 लाख। कितने? 6 लाख। खाली अगर गरिया बंद वाले तय कर ले कि हमको पूरे हिंदुस्तान की जेल भरना है तो मोदी जी के पास जगह नहीं होगी। हाथ जोड़ के लोकेश्वरी देवी से कहेंगे, बहन जी अब रहने दो, हम हमारे पास जगह नहीं है।
तो मिलकर लड़ना होगा हम लोगों को, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और जब छुआछूत और भेदभाव की बात हम करते हैं तो हमें याद है छत्तीसगढ़ के रामनामी समाज की वो दास्तां कि 1890 में परशुराम जी को किस तरह से मंदिर में प्रवेश से रोका गया, तो उन्होंने अपने शरीर पर राम 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 लिखवा दिया। ये है हिंदुस्तान का। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, जानवर को बगल में बिठा के खिला सकते हैं लेकिन दलित को बगल में बिठा के खिला नहीं सकते, आदिवासी से हम भेद करते हैं। ऐसे हिंदुस्तान सही मायने में आजाद नहीं होगा। सही मायने में तो आजाद तब होगा जब हिंदुस्तान से छुआछूत भेदभाव की ये बीमारी पूरी तरीके से खत्म होगी। लेकिन गलती से सरकार आ गई जो दिन रात छुआछूत, दिन रात भेदभाव, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, जब सबसे लड़ा लो फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, आपस में झगड़े कराओ। इसीलिए मैंने भाजपाइयों का नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया। दिन रात झगड़ा कराना है, सब झगड़ा कराना, झगड़ा कराना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जिन मुसलमानों से आपको लड़ने की और लड़ाने की और भेदभाव करने की बात करते हैं, मुझे बताओ हिंदुस्तान का इतिहास, किस मुसलमान ने कहा कि तालाब में दलित पानी नहीं पी सकता, आदिवासी पानी नहीं पी सकता? किस मुसलमान ने आपके आरक्षण का विरोध किया? जरा हमको बताओ, जरा हमको बताओ, किस मुसलमान ने आपके आरक्षण का विरोध करके कहा कि हमारे साथ बैठ के आप खाना नहीं खा सकते? ये व्यवस्था बनाने वाले वही लोग हैं जो आज आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति से लड़ा रहे हैं। आज मैंने खबर देखी, हमारे नेता दिल्ली के सौरभ भारद्वाज जी ने उसका खुलासा किया, लाखों टन चावल खा गए भाजपाई, लाखों टन। मैंने कहा चंदा चोरी से लेकर चावल चोरी तक कुछ। एक वो रामनामी लोग हैं जो अपने शरीर पर प्रभु श्री राम का नाम लिखवाते हैं, और एक वो चंदा चोर लोग हैं जो प्रभु श्री राम के नाम पे मंदिर को लूटने का काम करते हैं। कौन बेहतर और अच्छे हैं ये तय आप कीजिए, ये तय आप करिए। और अभी आपने देखा दिल्ली के अंदर क्या हुआ, हमारे नौजवान बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, 500 लोगों के सर पैर हाथ तोड़ दिए गए। पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन किया नौजवानों ने, सरकार को झुकना पड़ा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। यह है जनता की ताकत जिसका जिक्र भी अमित बघेल कर रहे थे। जिस दिन जनता खड़ी हो जाएगी, बड़ी से बड़ी सत्ता को आपके कदमों में झुकना पड़ेगा। और मैंने तो रघु ठाकुर जी के नेतृत्व में जीवन में राजनीति सीखा और काम किया। यही मध्य प्रदेश, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था, उनके साथ मैंने अलग अलग जिलों का दौरा किया। आज भी सादगी से अपना जीवन बिताते हैं, लोहियावादी हैं। 7 साल जिंदगी का जेल में उन्होंने बिताया। मैंने तो उनके साथ रह के काम किया। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, लोहिया जी का नारा था, सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, तो इस देश की संसद को आवारा होने मत दो। किसानों ने 1 साल आंदोलन किया, प्रधानमंत्री जी 1 साल के बाद प्रकट हुए, कहने लगे हमारी तपस्या में कोई कमी हो गई, फिर वापस कर लिया। छात्रों ने आंदोलन किया, लाठी से पहले पीटा, उनका सर तोड़ा, उनकी हड्डी तोड़ी, उनके ऊपर पहले गन का इस्तेमाल किया, बिहार में AK-47 चलाया, आंसू गैस का गोला चलाया। मारने पीटने के बाद एक दिन प्रकट होकर देश का प्रधानमंत्री कहता है हमने तुमको माफ कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री हमी को मारा, हमी को माफ कर दिया, हमें हमारा ही सर तोड़ा, हमी को माफ कर दिया, हमारी ही हड्डी तोड़ी, हमी को माफ कर दिया, हमारे ऊपर ही AK-47 और पैलेट गन चलाया और हमी को माफ कर दिया। आप तो बड़े महान हैं,
बहुत महान है आप क्या कर रहे हैं? आप पूरा देश अपने सिर्फ एक दोस्त के नाम पे नीलाम करते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का कोयला अडानी का, गैस अडानी की, बिजली अडानी की, रेल अडानी की, सेल अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, सीपोर्ट अडानी का, आकाश अडानी का, पाताल अडानी का। मैंने सदन के अंदर एक दिन मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आप इंडिया के प्रधानमंत्री हो कि अडानी के प्रधानमंत्री हो? इतना तो बता दो कहां के प्रधानमंत्री हो। सारी नीतियां उनके लिए बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दिन आह्वान किया, एक पेड़ मां के नाम। हमारी माताएं बहनें भी घर से निकली और उनका पेड़ लगाना है मां के नाम। लोकेश्वरी बहन ने भी लगाया, सबने लगाया, सब भावुक हो गए। कहने लगे प्रधानमंत्री कितना अच्छा आदमी है, एक पेड़ मां के नाम लगाने की बात कह रहा है। दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने बिहार में कहा एक पेड़ मां के नाम, 10 लाख पेड़ अडानी के। 10 लाख पेड़ और हजारों एकड़ जमीन 1 रुपए में अडानी को दे दी बिहार में, 1 रुपए में। और आप क्या सरगुजा में क्या कर रहे हैं? हंसदेव में 4.5 लाख पेड़। कितने? मुकेश जी कह रहे थे कि वो क्षेत्र जो है उसको छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। जो लोग आपका फेफड़ा निकाल रहे हैं उनको सत्ता से निकाल दो, यही कहना चाहता हूं। 4.5 लाख पेड़ काटे, 4.5 लाख पेड़। कोयला देना चाहते हो अडानी को, बिजली देना चाहते हो अडानी को, सब कुछ आप उन्हीं को सौंप देना चाहते हैं। ये किस प्रकार की नीति है आपकी? कम से कम छत्तीसगढ़ के लोगों को इंसान तो समझो, कम से कम आदिवासी समाज के लोगों के दुख दर्द को तो समझो। पेशा कानून में देश के संविधान ने हमको अधिकार दिया है, आदिवासी समाज के लोग जहां पर होंगे बिना ग्राम पंचायत की सहमति के 1 इंच जमीन कोई सरकार नहीं ले सकती। 1 इंच जमीन आप हजार एकड़ जमीन कब्जा करते जा रहे हैं, हर जिले में कब्जा करते जा रहे हैं। तो आप चुनाव में वोट किसको देंगे वो आपका फैसला है, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता। लेकिन जमीन की, जंगल की, जल की लड़ाई में जब भी आप अपने इस भाई को याद करेंगे, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहूंगा, ये यकीन दिलाना चाहता हूं। सड़क पर भी रहूंगा और सदन में भी रहूंगा। और सदन में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इनसे कैसे बात करता हूं। धमका के हमसे बात नहीं कर सकते, डराने धमकाने का काम। अभी आप देखो ये ईडी छोड़ दिया, सीबीआई छोड़ दिया, सबको। पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक के खिलाफ कानून लेके आए। मैंने सदन में कहा, मैंने कहा भाई हत्या कोई आदमी करता है तो अपराधी होता है, तो आप उसके लिए सख्त कानून बनाते हैं। बलात्कार कोई करता है वो अपराधी होता है, बलात्कारी होता है, उसके खिलाफ आप सख्त कानून बनाते हैं। चोरी डकैती कोई करता है तो वो अपराधी होता है, उसके खिलाफ आप सख्त कानून बनाते हैं। ये पेपर कौन कराता है भैया? पेपर बोले हम कराते हैं, तो हमने कहा इसका मतलब तुम कह रहे हो कि पेपर लीक तो होगा लेकिन कानून हम बना दे रहे हैं। पेपर लीक पर रोक नहीं लगेगा, पेपर लीक तो होगा। कानून सख्त बना रहे हैं। कैसे कानून सख्त बना रहे हैं? कह रहे हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं। 2,46,000 केस हिंदुस्तान के फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभी तक पेंडिंग है, पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान की निचली अदालतों में 5 करोड़ केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान के हाई कोर्ट के अंदर 65 लाख केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर 96,000 केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। कह रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट बना है। मैंने कहा भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दो या हाई ट्रैक को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोर्ट बना दो या हवाई कोर्ट बना दो।
आकाश में कोर्ट बना दो। जब तुम्हारी सीबीआई और जांच एजेंसियां सबूत ही नहीं रखेंगी तो कोर्ट सजा कैसे देगी भैया? अगर आपको समझा तो पेपर लीक तो होगा, पेपर लीक पे लोग रोक नहीं लगा पाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चों की हक की लड़ाई लड़िए, अपने स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़िए। भगवान बिरसा मुंडा और छत्तीसगढ़ के तमाम हमारे उन वीर सपूतों को याद करके अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाइए। स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, जल के लिए, जमीन के लिए, जंगल के लिए, आपकी उन तमाम लड़ाई में आपके साथ रहूंगा और स्वाभिमान और सम्मान के लिए। और जब मैं स्वाभिमान और सम्मान की बात करता हूं तो मैं एक घटना भूल नहीं पाता, उसका जिक्र करके अपनी बात को खत्म करूंगा। प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी। महामहिम कोविंद जी दलित समाज से आते हैं। मंदिर का शिलान्यास हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी गए, उनके साथ वहां की राज्यपाल गई आनंदीबेन पटेल, देश के प्रधानमंत्री शिलान्यास करने गए, उनके साथ उस समय के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी नहीं गए क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। उनके साथ गए मोहन भागवत जी। किस राज्य के राज्यपाल है मोहन भागवत? जरा हमको बताओ, आके समझाओ। मंदिर का उद्घाटन हुआ, मंदिर के उद्घाटन में योगी जी गए, उनके साथ आनंदीबेन पटेल गई, देश के प्रधानमंत्री गए, लेकिन उनके साथ आदिवासी समाज से आने वाली हमारी राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी नहीं गई। इस तरह से अपमान करते हैं ये लोग। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए, और कांसी राम जी ने तो नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी। 10.5 करोड़ हो हिंदुस्तान में आदिवासी समाज के लोग, जो आपका जायज हक है, संवैधानिक हक है, वो हक सरकार से मांगिए। और अगर आपका हक आपको नहीं मिलता तो इनकी जमानतें जब्त करा के इनको इनके घर में बैठाने का काम कीजिए। किसको कहकर, किसको जो है वो आप तय करिए। मैं राजनीतिक मंच नहीं है तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। बस इतनी बात कहना चाहता हूं कि आपस में लड़ने से भी काम नहीं चलेगा, एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। अभी अमित जी जब बोल रहे थे छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के नेता, तो मैंने विधायक जी से पूछा, जनक जी से, मैंने कहा ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं, क्या पृष्ठभूमि है इनकी? तो कहने लगे इनके दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। तो इनके दादा भारत माता के लिए लड़े और पोता छत्तीसगढ़ माता के लिए लड़ रहा है। तो इस लड़ाई में हमको सबको एक साथ लेके चलना है। जहां कहीं किसी को कंधा देने की जरूरत पड़े तो साथ में, बगल में एक साथी के तौर पे उनके साथ खड़े हो जाना। चिंता मत करना, अगर आपको जेल भेजने की इन्होंने परंपरा ठान रखी है, हर महीने जेल, तो जेल को भरने की योजना बनाओ, सब लोग मिलकर जेल भरा जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहां पर बुलाया, इतना सम्मान दिया। विश्व आदिवासी दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारों बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इस वतन का, इस मिट्टी का, इस जल का, इस जंगल का, इस जमीन का सौदा करने वाले लोगों से हमें मिल के लड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।